गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि हम लोग मगध साम्राज्य पढ़ रहे थे और लास्ट सेशन में हमने हर्यक वंश पढ़ा था, तो आज हम इसको आगे ले जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे मगध साम्राज्य। तो मगध साम्राज्य का दोस्तों मैंने एक ट्रिक बताया था, और ट्रिक क्या था? ट्रिक था हसीन मासूक सा, मतलब आपकी जो मासूका है बहुत ही हसीन है। मान लें अगर आपकी मासूका बहुत ही हसीन है तो आप उस माध्यम से भी इस ट्रिक को याद रख सकते हो कि ह से आपका हो जाएगा हर्यक वंश, सी से हो जाएगा शिशुनाग वंश, न से हो जाएगा नंद वंश, म से हो जाएगा मौर्य वंश, सु से हो जाएगा शुंग वंश, क से हो जाएगा कर्ण वंश और सा से हो जाएगा सातवाहन वंश। तो दोस्तों हमको पता है कि हम लोगों ने हर्यक वंश पढ़ा था, तो इसमें 1 मिनट में इसको मैं रिवीजन करवा देता हूं। आप देख रहे हो कि मगध साम्राज्य और मगध साम्राज्य पढ़ रहे, तो इसमें 1 मिनट में मैं रिवीजन करवाना चाहूंगा कि ये दौर दोस्तों चल रहा महाजनपद, और महाजनपद का काल चल रहा। तो मुझे पता है कि टोटल 16 महाजनपद थे, और उस महाजनपद में जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे जो विकसित साम्राज्य बन के उभरा था मगध साम्राज्य। तो मगध साम्राज्य दोस्तों जैसे मैंने बताया था कि आज का बिहार। अब सवाल होता है कि मगध साम्राज्य में वास्तविक रूप से मगध साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो हमने बताया था हर्यक वंश। इससे दोस्तों सवाल आएगा कि मगध साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो हर्यक वंश। हर्यक वंश में किस राजा के द्वारा? तो बिंबिसार के द्वारा। बिंबिसार के द्वारा कब? तो 544 ईस्वी पूर्व में। इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट एक सवाल पूछा जाता है कि हर्यक वंश को पितृहंता वंश क्यों बोलते हैं? तो दोस्तों मैंने बताया था कि जो हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था, इसका बेटा का नाम अजातशत्रु, उसने अपने पिता को मार के गद्दी पर बैठ गया। उसके बाद आप देखोगे अजातशत्रु का बेटा उदायन भी अपने पिता को मारकर गद्दी पे बैठ गया। तो आप देख रहे हो कि इन लोगों ने अपने पिता को मार के गद्दी पे बैठ रहा, तो इसीलिए इस वंश का नाम पड़ गया पितृहंता। अब इसका ऑलरेडी हम लोग दोस्तों डिस्कशन कर चुके थे कि मगध साम्राज्य का पहला राजधानी कहाँ था? तो गिरिब्रज। आज कहाँ पर है? तो राजगीर में। किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो नालंदा डिस्ट्रिक्ट में। फिर हमने बताया था कि बिंबिसार जो अपने साम्राज्य का विस्तार किया था, एक तो अंग राजा ब्रह्मदत्त को हराकर, और दूसरा बताया था शादी के माध्यम से, कि जिसने कौशल के राजा प्रसन्नजीत की बहन से शादी। फिर आप देखो कि वैशाली जिसको लिच्छवी बोलते हैं वहां के राजा चेटक की बेटी चेलना से शादी किए। फिर मध्य देश की राजकुमारी क्षेमा से शादी किए। तो इस तरह इसके बारे में दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा था। फिर सारे कहानी पढ़ चुके थे इसके बारे में। हाँ, इसमें भी पढ़े थे कि जो उदायन था, जो हर्यक वंश का उदायन था, जिसने राजगीर से पटना राजधानी ले गया। मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि एक सवाल यहां से आता है। अब दोस्तों सवाल रहा कि इसके बाद कौन सा वंश आया? हर्यक वंश के बाद कौन सा आया? तो ट्रिक देखेंगे, हसीन मासूक सा, मतलब मेरी मासूका हसीन है। तो हसीन मासूक सा से आप देखोगे तो दूसरा वर्ड आता है सी मतलब शिशुनाग वंश। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे शिशुनाग वंश। तो आप देखोगे दोस्तों कि हर्यक वंश का जो अंतिम राजा था, अंतिम राजा का नाम था नागदशक। तो आप देखोगे कि शिशुनाग उसका मंत्री था, अमात्य था। तो शिशुनाग को लगा कि जब हर्यक वंश का एक कल्चर रहा है, एक संस्कृति रहा कि तुम लोग अपने पिता के ही मार के गद्दी पर बैठ रहे हो, तो बेटा अगर हम तुमको मार के गद्दी पर बैठ जाएंगे तो क्या गुनाह होगा। तो इसी में आप देखोगे कि जो शिशुनाग है उसने क्या किया कि जो हर्यक वंश का अंतिम राजा था नागदशक, उसको क्या कर दिया? हत्या कर दिया और खुद गद्दी पे आ गया। तो आप देखोगे दोस्तों हर्यक वंश ने जो सिलसिला शुरू किया था पिता का हत्या करने का, उसका खामियाजा इसको भुगतना पड़ा, और अंततः इसको अपने मंत्री के हाथ से ही मरना पड़ा। आप देखोगे कि शिशुनाग ने नागदशक को हत्या करके खुद गद्दी पे बैठ गया। अब दोस्तों आप बताओ, अगर आप किसी का हत्या करके गद्दी पे बैठोगे तो क्या उस राजधानी में रहना पसंद करोगे? आपको लगेगा कहीं ना कहीं आपका बहुत सारा दुश्मन हो गया। तो आप जैसा कि देखोगे कि जो मगध साम्राज्य का जो पहला राजधानी था गिरिब्रज, जो बिंबिसार ने बनाया था, बाद में देखोगे उसके पोता उदायन ने
राजधानी को कहाँ लेके चला गया था? पाटलिपुत्र। तो जैसे ही आप देखोगे पाटलिपुत्र राजधानी था, लेकिन शिशुनाग जैसे ही नागदशक को हत्या करता है और मगध साम्राज्य पर बैठता है, तो इसको लगता है बेटा अगर मैं यहाँ ज्यादा दिन रहूंगा तब तो कहीं ना कहीं मेरा भी हत्या हो जाएगा। तो शिशुनाग ने राजधानी को कहाँ लेके चला गया? वैशाली। बोला बेटा यहाँ रहना ठीक नहीं है। तो आप देखोगे कि शिशुनाग ने अपना राजधानी को वैशाली लेके चला गया। अभी आप देखोगे वैशाली डिस्ट्रिक्ट हाजीपुर केला के लिए फेमस है। हो सके पता नहीं इसको केला से अगर लगाव होगा, केला ज्यादा पसंद होगा शिशुनाग को, तो इसीलिए भी शिफ्ट कर दिया होगा। लेकिन जनरली देखा जाए तो इसका एक राजनीतिक कारण था दोस्तों। राजनीतिक कारण क्या था? तो कहीं ना कहीं पाटलिपुत्र से खतरा था, तो वापस कहां चला गया? हाजीपुर। तो यहां पर सवाल पूछता है दोस्तों कि किसने सबसे पहले अपना राजधानी वैशाली ले गया? तो शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन? शिशुनाग। आप देखोगे लेके चला गया। अब दोस्तों इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया इसका बेटा। इसका बेटा का नाम था कालाशोक। कालाशोक थोड़ा ताकतवर था, इसको लगा कि अरे पिताजी तो हत्या कर ही दिया था, राजधानी को वैशाली लेके चला ही गया था, लेकिन वैशाली उतना डेवलप और उतना जो है कि सुरक्षित शहर नहीं था, तो इसको लगा वापस कहाँ आना चाहिए? पाटलिपुत्र। तो वापस आप दोस्तों देखोगे कि कालाशोक राजधानी को वापस पाटलिपुत्र ले आता। तो यहां से भी एक सवाल पूछता है कि वापस पटना को राजधानी, पाटलिपुत्र को राजधानी किसने बनाया? तो कालाशोक ने। किस वंश का था? शिशुनाग वंश का। किसका बेटा था? तो शिशुनाग का। तो यहां से भी दोस्तों एक सवाल आता ही आता है। आप देखोगे शिशुनाग के समय में एक महत्वपूर्ण घटना घटा था, दूसरी बौद्ध संगीति। मतलब जो बौद्ध का सम्मेलन होता था, तो देखो कि बौद्ध का सम्मेलन, दूसरी बौद्ध का सम्मेलन जो हुआ था वैशाली में हुआ था। किसके काल में हुआ था? तो कालाशोक के काल में। अब सवाल है कि तो पहला किसके काल में हुआ था? तो पहला दोस्तों हुआ था अजातशत्रु, जो हर्यक वंश का था, उसके शासन काल में हुआ था। और कहां हुआ था? तो राजगीर में हुआ था, गिरिब्रज में हुआ। अब आते हैं दोस्तों इसका अंतिम राजा कौन था? तो अंतिम राजा था नंदीवर्धन। तो नंदीवर्धन दोस्तों शिशुनाग वंश का अंतिम राजा था। तो हम लोग देख लिए दोस्तों हर्यक वंश पढ़ चुके, शिशुनाग वंश पढ़ चुके। अब बारी आया नंद वंश का। तो आप देखोगे हसीन, ह से हर्यक पढ़ लिए, सी से शिशुनाग पढ़ लिए, अब रहा न से नंद वंश। तो दोस्तों नंद वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे सवाल पूछता है कि नंद वंश का जो काल देखोगे दोस्तों तो 343 ईस्वी पूर्व से लेके 321 ईस्वी पूर्व तक रहा। अब सवाल था इसका संस्थापक कौन है? तो महापदानंद। तो आप देखो कि क्रम चलते आ रहा, तो आप देखो कि अंतिम राजा जो है नंदीवर्धन, उसको अपदस्थ करके उसको हटा के यहां पर कौन आएगा? महापदानंद। तो महापदानंद जो है कि मगध साम्राज्य पर अपना क्या करेगा? वंश का स्थापना करेगा। और दोस्तों देखा जाए यहां सवाल, तो यहां से सवाल पूछता है कि मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक देखा जाए एक राजनीतिक रूप में, जिसका एक अपना सेना हो, जिसका टैक्सेशन हो, जो राजस्व वसूलता हो, जो ऑर्गेनाइज वे में मगध को इंपायर खड़ा करता हो, तो कौन है? तो आप पढ़ोगे नंद वंश। नंद वंश में जो बात करोगे महापदानंद जो इसका संस्थापक है, बहुत ही ताकतवर राजा होता है। आप देखोगे कि उड़ीसा में खारवेल के क्षेत्र में, गोदावरी के क्षेत्र में, गंगा घाटी के क्षेत्र में, उधर आप जाओगे कश्मीर के क्षेत्र में, तो पूरा का पूरा विस्तार करने में महापदानंद का बहुत बड़ा रोल रहा है। तो इसमें सवाल दोस्तों हमेशा से पूछा जाता है। इसमें लिखा गया प्रथम गैर क्षत्रिय वंश। जनरली दोस्तों कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जनरली जो राज व्यवस्था में क्षत्रियों का ही हमेशा से राज रहा है, लेकिन इस महापदानंद के बारे में बोला जाता है, जो नंद वंश के बारे में, कि एक ऐसा वंश था जो सबसे पहला बार गैर क्षत्रिय था, मतलब गैर क्षत्रिय था। इसके बारे में एक इतिहासकार का मानना। तो दोस्तों अगर पूछ दिया जाए कि मगध साम्राज्य में कौन ऐसा वंश था जो गैर क्षत्रिय था, तो महापदानंद तो आप राजा है और वंश का नाम है नंद वंश। तो इसके आप दोस्तों देख सकते हो महापदानंद निम्न जाति के पृष्ठभूमि के थे, इनकी माता शूद्र थी। और जो यहाँ पर आप देखोगे महानंदी जो है शिशुनाग वंश का ही एक राजा था, इसके पहले जो शिशुनाग, उसी के राजा जो एक
शूद्र से विवाह करने के बाद महापदानंद का जन्म हुआ। तो कुछ इतिहासकारों का मानना है। तो बस आपको इसमें यही पॉइंट याद रखना हो कि पहला बार कौन ऐसा गैर क्षत्रिय जो था जो मगध पे राज किया, तो बस नंदवंश। बाकी दोस्तों इससे ज्यादा हम लोगों को नहीं पढ़ना है। आगे दोस्तों आप देखोगे कि प्रथम ऐतिहासिक सम्राट, मैं क्यों बोला, क्योंकि इसके पहले भी हर्यक वंश आया, इसके पहले भी शिशुनाग वंश आया, लेकिन जैसे ही नंद वंश आता है तो इसको वास्तविक सम्राट क्यों बोला गया, क्योंकि सबसे पहले बार ऑर्गेनाइज वे में सेना रखना, सेना में भी अलग अलग प्रकार के, देखो अश्व सेना, पैदल सेना, हाथी सेना, फिर नौकरशाही, फिर व्यवस्था रूप में टैक्स कलेक्शन। तो कहीं ना कहीं एक ऑर्गेनाइज वे में अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसीलिए प्रथम ऐतिहासिक सम्राट किनको माना गया, नंद वंश के राजा महापदानंद को। उग्रसेन भी बोला गया है, उसके बाद क्षत्रिय संहार भी बोला गया है, दूसरा परशुराम का भी नाम इनको दिया गया है, एक राट की उपाधि भी दिया गया है। तो महापदानंद के बारे में दोस्तों पढ़ोगे बहुत सारा उपाधियां भी इनको दिया गया। आगे जैसे दोस्तों देखोगे, जैसे पुराणों में इनको एक राट कहा गया है, फिर आप देखोगे भारत का प्रथम सम्राट कहा गया है, फिर आप देखो कि क्षत्रियों को विनाश करने वाला, क्षत्रिय हंता भी कहा गया, फिर क्षत्रिय हंता दूसरा परशुराम भी बोला गया। तो दोस्तों देखो कि महापदानंद का योगदान बहुत ही ज्यादा रहा। आगे देखो उन्होंने पांचाल, वाराणसी, कलिंग सहित कई राज्यों पर शासन किया, कई मंत्रियों का समर्थन भी इनको प्राप्त था। कलिंग को हराने के बाद आप देखोगे दोस्तों की सिंचाई, नहर का निर्माण सबसे पहले पूछा जाता है, किस वंश के द्वारा, तो महापदानंद। किस वंश के थे, तो नंद वंश के थे। तो यहां से सवाल आ रहा। अब देखो इसमें दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों की पूछा जाता, पाणिनि और कात्यायन महापदानंद के दरबार में, तो वही पाणिनि जिन्होंने व्याकरण की रचना की। अब सवाल इससे दोस्तों पूछ जाएगा कि पाणिनि किसके राजवंश में थे, तो नंद वंश में। किस साम्राज्य में, तो मगध साम्राज्य में। किस राजा के दरबार में, तो महापदानंद के दरबार में। और आपको पता पाणिनि किसकी रचना की थे, तो व्याकरण की रचना किए थे। फिर आया कात्स्यायन, कात्स्यायन भी पूछा जाएगा दोस्तों, किस राजा के दरबार में थे, तो महापदानंद के दरबार में थे। कौन से साम्राज्य में थे, तो मगध साम्राज्य में थे। फिर पूछा था कात्स्यायन ने कौन से बुक की रचना की, तो दोस्तों आपने पढ़ा होगा जैसे कामसूत्र, कामसूत्र इनकी रचना कात्स्यायन। आगे आप दोस्तों देखोगे अब इनका बेटा घनानंद, तो महापदानंद के बाद उसका जो बेटा आता धनानंद, धनानंद भी काफी ताकतवर होता है। इसमें एक यूनानी साहित्य में से अग्रमेश या फिर जेंड्रेमेश कहा गया है। दोस्तों घनानंद को आप ऐसे पढ़ सकते हो कि महापदानंद के बाद साम्राज्य का विस्तार करने में धनानंद का योगदान था, लेकिन जो इनकी नीतियां थी कहीं ना कहीं आम जनता के अगेंस्ट थी, साथ ही साथ क्षत्रिय के भी अगेंस्ट थे, क्योंकि इनके पिता जो थे, इनका पिता जो क्या थे, दूसरा परशुराम थे। तो कहीं ना कहीं क्षत्रियों से इनका क्या था, संघर्ष होता था। तो ये अपने संघर्ष के आगे के कालों में भी लेके गए। तो देखोगे कि आम जनता के लिए भी काम नहीं कर पाते थे, साथ ही साथ आप देखोगे क्षत्रिय के भी अगेंस्ट में काम करते थे। तो इसमें आप देखोगे दोस्तों कि धनानंद जो है, जो चाणक्य बोलते हैं, चाणक्य का पिता का नाम चाणक था। आप देखोगे अभी आगे पढ़ोगे चाणक्य नीति, तो जो आप देखोगे चंद्रगुप्त मौर्य को जो मगध साम्राज्य का राजा बनाते हैं, तो चाणक्य के पिताजी के साथ इनका विवाद हो गया था। चाणक्य के पिताजी का नाम चाणक था, इन्हीं वजह से उनका नाम चाणक्य पड़ा, और कौटिल गोत्र के थे इसीलिए उनको कौटिल्य भी बोला गया था, जबकि चाणक्य का असली नाम विष्णुगुप्त था। तो दोस्तों क्या हुआ था कि इनके पिताजी के साथ इनका विवाद हो गया था, इनके पिताजी ब्राह्मण थे, तो उन्होंने धनानंद से बोला आपकी जो नीतियां आम जनता के अगेंस्ट में है। तो इस वजह से क्या किया था कि धनानंद ने उनके पिता को बंदी बना के और मरवा दिया, और साथ ही साथ चाणक्य को अपमान करके राज दरबार से निकाल दिया था। इन्हीं के बदला लेने के लिए दोस्तों आप देखो कि बाद में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा दिया, प्रशिक्षण दिया, और उनके माध्यम से नंद वंश का विनाश करते हैं। तो आगे देखोगे दोस्तों, लेकिन सवाल था कि आप देखो कि धनानंद जब इस समय था भारत में राजा, मगध साम्राज्य का राजा, इसी के समय में देखो कि सिकंदर जो यूनानी राजा था भारत पर आक्रमण किया,
लेकिन आक्रमण करने के दौरान देखो कि उसको सबसे पहले राजा पोरस से लड़ाई होता है झेलम नदी के तट पे, जो युद्ध का नाम हो हाइडेस्पीड। इससे पूछा जाता है सिकंदर किसके काल में आया था, तो धनानंद के काल में आया था। किस वंश में, तो नंद वंश में। आप देखो कि जब हाइडेस्पीड के लड़ाई में वहां पर देखा जाता है कि राजा पोरस का हार होता है, किंतु उसको बहादुर से प्रभावित होकर जो सिकंदर उसको अपना राज्य लौटा देता है। उसके बाद आप देखोगे जब मगध साम्राज्य पे आक्रमण करने का कोशिश करता है सिकंदर, तो उस समय का सबसे विशाल सेना, आप बोलोगे कि उस समय का पूरा विश्व का सबसे विशाल सेना धनानंद के पास था। लगभग 4 लाख की सेना, जिसमें 2 लाख के आसपास पैदल सेना, लगभग 80,000 के आसपास घोड़ा सेना, 70-60 हजार के आसपास पैदल सेना, हाथी सेना और कुछ रथ सेना भी थे। तो दोस्तों देखोगे 4 लाख की सेना, तो जिसको देख के सिकंदर डर गया और डरने के बाद वापस यूनान लौट गया। लेकिन कुछ लोगों का कहना था नहीं, सिकंदर के सेना जो थे थक गए थे, ईरान को जीतते जीतते, इराक आते जीतते जीतते भारत को जीतने जब पहुंचा तब तक उसको सेना थक चुकी थी, राजा पोरस के लड़ाई में भी थक चुकी थी, इसीलिए ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया, इसीलिए सिकंदर वापस लौट गया। जबकि देखा जाए कि धनानंद के पास इतना विशाल सेना था, इस सेना के देख के वापस सिकंदर यूनान की ओर लौट गया। तो दोस्तों कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देखोगे, चाणक्य का स्टोरी आपको बताए दिया। स्थूलभद्र भी आप देखोगे दोस्तों तो धनानंद के ही दरबार में थे। स्थूलभद्र जो थे, जो आगे आप पढ़ोगे कि जैन धर्म 2 भागों में बट गया था, एक भद्र बाहु एक स्थूल बाहु, जिसमें आप पढ़ोगे दिगंबर श्वेतांबर। तो जो स्थूलभद्र थे जो दोस्तों किसके दरबार में थे, तो धनानंद के दरबार में थे। किस वंश में थे, तो नंद वंश में। कौन से साम्राज्य में, तो मौर्य साम्राज्य में। तो दोस्तों आप देखो कि इससे भी बहुत सारा फैक्ट आपको निकल के आता है। यहाँ पर चाणक्य का अपमान वगैरह दोस्तों जो मैंने बताया, इसके पिता के साथ भी अपमान हुआ। फिर आप देखो कि नंद वंश का पतन कैसे हुआ। तो दोस्तों मैं बता चुका था, एक तो चाणक्य का रोल था ही इनको पतन करने में, क्योंकि चाणक्य को अपमान करके जो धनानंद निकाल दिया था। तो कहीं ना कहीं चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाने में चाणक्य का बहुत बड़ा रोल रहा था। उनको शिक्षण प्रशिक्षण देके और अपना बदला लेने के लिए उन्होंने कसम खाया था कि जब तक मैं नंद वंश का नाश नहीं करूंगा तब तक मैं अपना जूड़ा नहीं बांधूंगा। जनरली चाणक्य को दोस्तों देखोगे पीछा में जो उनका आप जूड़ा हमेशा खुला होता है, तो कहीं ना कहीं उनका एक शपथ था। और साथ ही साथ आप देखो कि आम जनता में भी धनानंद पॉपुलर नहीं था, क्योंकि टैक्स कलेक्शन ज्यादा करता था, कल्याण का काम कम करता था। साथ ही साथ बाकी क्षेत्रीय राजाओं से भी इसका विवाद था। तो इस प्रकार आप दोस्तों देखोगे कि नंद वंश का पतन होता है। अब देखो कि नंद वंश के बाद कौन सा दोस्तों आएगा, तो मौर्य वंश। और मौर्य वंश आप देखो कि मौर्य वंश भी बहुत ही महत्वपूर्ण एक शासन रहा, जो कि नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग पढ़ेंगे, अगले वीडियो पढ़ेंगे। तो दोस्तों एक बार आप रिवीजन कर लो, देख लो थोड़ा सा। जैसे कि दोस्तों मैं पढ़ा रहा था कि हम लोग ने मगध साम्राज्य पढ़ रहे हैं, और मगध साम्राज्य का पहला वीडियो में हमने हर्यक वंश डिस्कस किया था। आज दूसरा सीरीज है, दूसरा सीरीज में हमने शिशुनाग और नंद वंश को देखा। तीसरे सीरीज में दोस्तों हम लोग मौर्य वंश को देखेंगे और उसके पीछे भी स्टोरी देखेंगे। तो ये कहानी के माध्यम से मगध साम्राज्य देख लिए, हर्यक वंश का कहानी पता ही है, अजात शत्रु का कहानी पता ही है। तो दोस्तों ये सारा का सारा कहानी आप लोग को पता ही है। एक बार अगर जिनको स्क्रीनशॉट वगैरह लेना होगा तो आप लोग ले सकते हो। बाकी दोस्तों इसके बाद का जो सीरीज बाकी इसके नेक्स्ट सीरीज हम लोग कल अपलोड करेंगे। अगर दोस्तों आपको लग रहा है कि कंटेंट सही है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। और कुछ भी लगता है कि सर आपको थोड़ा सा इसमें सुधार करने की आवश्यकता है, कुछ इस तरीके से वीडियो बनाए, इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, तो आप मुझे कमेंट में बोलिए, मैं जरूर करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।